अचानक ही ख्याल आया कि कृष्णा गली की रिहाइशगाह को सिर्फ एक बार देखा है। कहीं यूं ना हो कि दोबारा वहां पहुंचने में दिक्कत हो। वो खुद तो मौजूद है नहीं, मैं उसे अपनी आंखों से झरने के किनारे देख आया हूँ। चुनाचे क्यों ना उसके घर का एक बार फिर जायजा ले लिया जाए, और इसमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वो खूबसूरत इमारत चंद ही लम्हात के बाद मेरी निगाहों के सामने थी। उसका भरपूर जायजा लेने के बाद वापिस हवेली की जानिब चल पड़ा। रचना कौर दर हकीकत अपने मामूलात में मसरूफ़ थी। बहुत से लोग उसके पास आए हुए थे। चुनाचे मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया और वहां पहुंचकर आराम करने लगा। बाकी वक्त खामोशी के साथ गुजर गया। रचना कौर शाम की चाय पर मुझसे मिली, मगर मैंने उसे ये नहीं बताया कि आज यशवंत राय महाराज वापस आएंगे या रात को मैं कहीं जाऊंगा। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर बता दिया उसे कि उसके ख्याल के मुताबिक कृष्णा कली झरने पर मौजूद थी और यशवंत राय भी वहाँ नज़र आ रहे थे। मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर रचना कौर किसी कदर मुज़महिल हो गई। उसने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने खुद ही मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। रकाबत का शिकार हो गई रचना जी। वह फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। वैसे आपको एक बात का इत्मीनान ज़रूर दिलाऊंगा, वो ये कि बिल आखिर मैं यशवंत राय को उसके सैर से आज़ाद करा दूंगा। इन अल्फाज ने उसे काफ़ी ढारस दी। वह मेरी तरफ देखकर दिलचस्पी के अंदाज में बोली, क्या करोगे? मैं तो वाकई तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे अपनी इस कुव्वत के इस्तेमाल का ख़ास तरीका बताओ, ऐसा कि मैं इसे सही तौर पर इस्तेमाल करूँ। कभी कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ जैसे मेरे पास मेरी तिजोरी में एक ऐसी खूबसूरत चीज़ रखी है जो बड़ी दिलकश है, मेरे हज़ारों काम आ सकती है, लेकिन वो मेरी नहीं है। कहीं वो मेरे पास से गुम ना हो जाए। ये एहसास रहता है मुझे अपनी उस कुव्वत के बारे में। बहुत बेवकूफ़ औरत हूँ। एक निगाह देखने वाला ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता। काम लिए हैं अगर मैंने उससे तो बहुत छोटे छोटे से। मसलन ये कि ज़मीनों पर कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जिसे हुक्म देती हूँ वो सच बोलता है। बस यहीं तक महदूद रही हूँ। मैं इवन कार्लो से मुलाकात के बाद जो ब्रीफिंग उसने मुझे दी वो भी मेरे काम नहीं आई, बल्कि बहुत दिन तक मैं उससे लरजती रही कि मैं ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर सकूँगी। सही मायनों में अपने बारे में वाकफियत हासिल करके मुझे अपने आप से भी खौफ महसूस हुआ। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, रचना जी, आपको उस दिन की कहानी मालूम है जिस दिन शबलीस मंजरेआम पर आए थे? वो कहानी मामूली नहीं है। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझसे तो कोई काम भी नहीं हुआ, बल्कि मुझसे कोई काम लिया ही नहीं गया। शायद इवन कार्लोस ने मेरी पहुँच का अंदाज़ा लगा लिया था। वैसे एक बात की मैं दिल से ममनून हूँ, वो ये कि उसने मेरे बिल्कुल ज़ाती मामले में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी मदद की। खैर, अब तुम पर भरोसा किया है, देखो क्या होता है। फिर रात को उस वक्त जब मैं डाइनिंग टेबल पर रचना कौर के साथ खाना खा रहा था, अचानक ही एक मुलाजिम ने आकर इतला दी, महाराज यशवंत राय जी आए हैं। रचना कौर के हाथ से कांटा छूटकर प्लेट में गिर पड़ा। उसका पूरा वजूद लरज़ गया। उसने घबराई हुई निगाहों से मुझे देखा तो मैंने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह उनका इस्तकबाल करती हो उसी तरह करो, मेरी फ़िक्र मत करो। अव्वल तो मैं खाना खा चुका हूँ, ना भी खा चुका होता तो मैं तुम्हें पूरा पूरा मौका देता। जाओ, उनका इस्तकबाल करो। खाना? वो बेबसी से बोली, बिल्कुल नहीं रचना, हम दोस्त हैं और दोस्तों में इस किस्म के तकल्लुफ़ात नहीं चलते। मैं शायद अब तुमसे ना मिल सकूं। मेरा मतलब है उस समय तक जब तक यशवंत राय मौजूद हैं। हाँ, अगर वो खुद ही मुझे तुम्हारे पास लेकर आए तो मैं भी आ जाऊंगी। ज़रा एहतियात रखना, अगर वो तुमसे कुछ पूछें तो सोच समझ कर जवाब देना। कितनी बेबस हूँ मैं। रचना कौर जी, अपने आप को संभालिए। आप खुद यशवंत राय को किसी शुबे का मौका देंगी? हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जिस एतमाद से अपना यह काम शुरू किया है उसी एतमाद से इसे जारी रखें। जाएं, शाबाश। सॉरी आकिल रफ़ीक, वेरी सॉरी, उसने मध्यम लहजे में कहा और डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। मैं वाकई खाना पेट भर कर खा चुका था और अब मज़ीद खाने का इरादा नहीं था, लेकिन तजस्सुस ज़रूर था कि यशवंत राय और रचना कौर में क्या गुफ्तगू हुई है। फिर भी मैं रचना कौर के लिए कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं हुआ और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। ये बात यशवंत राय जानते थे कि मैं उनकी हवेली में मुकीम हूँ। उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। वैसे कृष्णा कली ने जिस एतमाद से कहा था कि आज रात यशवंत राय अपनी हवेली में होंगे, उसकी तस्दीक हो गई। ये औरत वाकई मज़े की चीज़ है। सरोजनी देवी के घर और उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेरा साबका इंतहाई पुरस्कार लोगों से पड़ चुका था और उनके सिलसिले में कुछ बहुत से तजुर्बात हुए थे। इसलिए मुझसे ज़्यादा और कौन उस औरत को समझ सकता था। बल्कि मैं तो दावे से कह सकता था, अगर इवन कार्लोस भी किसी ऐसी शख्सियत से दो चार हो जाए तो नाक को चने चबा जाएगा।
उसकी सारी साइंस और सारी शबलीसियत धरी रह जाएगी। मेरे ज़ाती तजुर्बात ना होते तो मैं भी कान पकड़ लेता, मगर अब मैं पूरी तरह इस सारे मामले में दिलचस्पी ले रहा था और ये मामला इवन कार्लोस के सौंपे हुए मिशन से कुछ अलग थलग हो गया था। वक्त मुकर्रा पर मैं उठ गया। अव्वल तो अब इस बात का इम्कान नहीं रहा था कि यशवंत राय या रचना कौर मेरे पास आएंगे, और फिर अगर ऐसा हो भी तो मजबूरी थी। कृष्णा कली ने अपना काम कर दिया था तो मुझे भी कॉल निभाना था। हवेली से बाहर निकल आया। छुप कर आना बेकार था, ख्वामखा मुश्किलात मोल लेनी पड़ती। अलबत्ता उस वक्त घोड़ा लेना मुनासिब नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। फासला बेशक था, लेकिन इतना भी नहीं कि रात गुजर जाए। कुछ देर के बाद खूबसूरत हवेली मेरे सामने थी। दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था, मगर वो खुला हुआ था। एक लम्हे के लिए ठिठका, मगर फिर अंदर दाखिल हो गया। अचानक ही मेरे नथनों से वही जानी पहचानी खुशबू टकराई और मेरे जबड़े भिंच गई। इसका मतलब है कि वो आसपास मौजूद है। इजहार नहीं करना चाहता था, इसलिए आगे बढ़ गया। फिर बड़े दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ, कोई है। और दूसरे लम्हे अंदर से आहटें सुनाई दी। फिर कृष्णा कली की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी, हम हैं ना? और जब हम हैं तो कोई और क्यों हो? वो सामने आ गई। मैं उसे देखकर मबहूत रह गया। अलिफ लैला की तिलिस्मी रात निगाहों के सामने आ गई, या फ्राइना के दौर की किसी पुरस्कार दास्तान का कोई बाब खुल गया। वो एक नाकाबिले फहम लिबास में मलबूस थी, मगर इस कदर दिलकश नजर आ रही थी कि होश साथ छोड़ जाएं। लेकिन होश कायम रखना थे, इसी में जीत थी, वरना जाल तो तैयार ही था। मैंने खुद को संभाल लिया, उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी पुरस्कार निगाहें मुझे अंदर से टटोल रही थीं, मेरा जायजा ले रही थीं। फिर वो आगे बढ़ी और मेरे करीब पहुंच गई। स्वागतम स्वागतम, आओ, रुक क्यों गए? होश को बैठा हूं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। झूठ, वो हंस पड़ी। मसनूई हंसी थी, लेकिन दिलकश, मुतासिर करने वाली। सच कह रहा हूं कृष्णा जी, बालिक सच नहीं है। जिसे होश खोने का एहसास हो वो भला बेहोश कैसे हुआ? आप तो मंतक की भी माहिर हैं, आओ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। बड़ा दिलकश, बड़ा सहर अंगेज लम्हा था। मैं अपने आप से जंग लड़ रहा था। उसका सहर खेज हुस्न, इस जगह का माहौल, मौसम, रोमानी कैफियत मेरे जहन को पामाल कर रही थी, लेकिन खुद को बचाए हुए था। और यह एहसास मेरे दिल में था कि अगर मैं उसके सहर का शिकार हो गया तो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। रचना कौर की कोई मदद भी नहीं हो सकेगी और अपने तौर पर ना जाने किन उलझनों का शिकार हो जाऊं। कृष्णा कली के बारे में बस थोड़े थोड़े एहसासात थे। एक ख्याल था कि शायद वो जादुई कुव्वतों की मालिक है, लेकिन अभी इस ख्याल की वजाहत नहीं हो सकी थी। पहले मालूम करना था उसके बारे में, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता था। वैसे इवन कार्लोस ने जो कुछ मुझसे कहा था, गालिबन उसके जहन में भी इसकी वजाहत नहीं होगी। ये एक इंतहाई दिलचस्प पहलू था, मगर ये लम्हात इन तमाम बातों को सोचने के नहीं थे। कृष्णा कली मेरा हाथ पकड़े पकड़े एक बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने दरवाजे के दूसरी सिमत का माहौल देखा। नाकाबिल यकीन सा मंजर था। मेरे अतराफ में दूर दूर तक खूबसूरत लॉन बिखरे हुए थे। लॉन ही कह सकता था उन्हें, जंगल ब्याबान नहीं, क्योंकि निगाहों की आखिरी हद से वो सुरख दीवारें शुरू हो जाती थी, जिनके ऊपरी हिस्सों पर कंगोरे से बने हुए थे, सरसब्ज घास और उसके बीच बीच जगह जगह फूलों के कुंज। ये इमारत इस कदर वसी होगी, ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा जा सकता था। बिलाशुबा बाहर से इसका कहीं सही तज्जिया नहीं होता था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता था कि एक महदूद हिस्से में वाक़ई है। लेकिन अंदर से इसकी वुसअत नाकाबिल यकीन थी। सामने ही एक बारादरी जैसी जगह बनी हुई थी, जिसमें बैठने का बंदोबस्त था। वह मुझे सुरख बजरी की रविश से गुजार कर उस बारादरी की सिमत ले जा रही थी। मैंने एतराज़ नहीं किया। बारादरी की 7 सीढ़ियाँ अबूर करके हम ऊपर पहुँच गए। यहाँ एक मोटा कालीन बिछा हुआ था, इतना मोटा और नरम कि आदमी उसमें धंस जाए। वो हंस कर बोली, जूते उतार दो, ये बहुत सुंदर जगह है, यहीं बैठेंगे। मैंने जूते उतार दिए। वो बड़ी तमक्कनत और शान से चलती हुई उस जगह पहुँच गई जहाँ बड़े बड़े गाँव तकिए लगे हुए थे। मुझे ज़ोर से बिठाने के बाद वो खुद भी मेरे करीब बैठ गई। फिज़ा खुशबुओं से महक रही थी और माहौल का सहर जहन को एक अजीब सी गिरफ्त में लिए हुए था। दूसरा उसकी हसीन आंखें जो मेरे वजूद की पैमाइश कर रही थीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा यहाँ आकर? मेरे जज्बात को मेरे दिल में ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों हमें खुश होने का मौका नहीं दोगे? तुमने मुझे एक ऐसी राहत बख्शी है कृष्णा जी कि शायद ज़िंदगी में दोबारा उस राहत को पाने की आरजू भी ना कर सकूं, क्योंकि ये मेरे बस से बाहर होगा। क्यों, क्या इसके बाद मैं मर जाऊंगी? उसने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कौन जाने आपका दिल दोबारा मुझ पर मेहरबान हो या नहीं।
इंसान अगर चाहे तो किसी को अपने जीवन में इतना गहरा उतार लेता है कि फिर उसके दूर जाने का अंदेशा ही ना रहे। मुझ में यह सलाहियतें नहीं कृष्णा जी, और फिर आप जैसी हुस्न की देवी जिसके बारे में ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, लेकिन हकीकतों में उन्हें पाने का तसव्वुर कौन कर सकता है। बातें बनाने के माहिर लगते हो, अच्छी बातें बना लेते हो, दिल तो ना जाने क्या जा रहा है कृष्णा जी। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या ना कहूँ, और कौन से अल्फाज में कहूँ। शायद मेरे अल्फाज मेरे दिल की तर्जुमानी नहीं कर सकते। मजबूर हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और वो हंसने लगी, फिर बोली, गोया तुम तो उल्टा ही मुझ पर जादू चलाए दे रहे हो। ऐसे बोल रहे हो कि मैं उनमें खोती जा रही हूँ। अब मैं क्या कहूँ इसके जवाब में कृष्णा जी। आपके ये अल्फाज मुझे मज़ीद दीवाना किए जा रही हैं। भला मुझ में ये सलाहियत कहाँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें कुछ पिलाती हूँ। नहीं कृष्णा जी, कुछ और पिला दिया तो वो नशा टूट जाएगा जो आपके हुस्न ने मेरे दिलो दिमाग पर तारी कर दिया है। कुछ तो पियो, कसम ले लीजिए जो कुछ और पीने को जी चाह रहा हो। बस आप सामने हैं, बातें करें मुझसे। हुक्म दें कि अपना सर काट कर आपके कदमों में रख दूं। कृष्णा जी, आप हुस्न जमाल का एक ऐसा शाहकार हैं जिसे तख्लीक करने के बाद शायद तख्लीक करने वाला भी वजद में आ गया होगा। हाय राम, ना जाने क्या क्या कह रहे हो, पागल किए दे रहे हो मुझे, उसने कहा और गर्दन झटकी, जैसे अपने आप को मेरी बातों के सहर से आज़ाद करने की कोशिश कर रही हो। निगाहें एक बार फिर मुझे टटोलने लगी थीं और अब उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। उसने कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तुमने देखा कि यशवंत राय आज यहाँ नहीं है। हाँ, जाहिर है तुम्हारे हुक्म से सरताबी कैसे कर सकते थे वो। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, सच बोलो, पी लो कुछ, मैं मंगाती हूँ। उसने दोनों हाथ उठाए, मुँह से कुछ ना कहा, बस उन्हें एक ख़ास अंदाज में जुम्बिश देकर गोद में रख लिया। मैं कुछ समझ ना पाया, लेकिन समझने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि दोनों सिमत से ख़ास किस्म के लिबास में मलबूस दो दासियाँ हाथ में बड़ी बड़ी थालें लेकर आ गईं। उन थालों में फल, मेवे और एक बड़ी सी थाली में शराब के बर्तन रखे हुए थे। पैमाने, बड़ी सी सुराही और ना जाने क्या क्या, ये सारी चीज़ें सामने आ गईं और उसने पैमानों में शराब उंडेली और मैंने फ़ौरन ही अपने आप को संभाला दिया। दर हकीकत अभी तक कोई सही यकीन नहीं हो पाया था। बहुत से फैसले करके चला था, लेकिन यहाँ इस माहौल को देखकर सारे फैसले जहन से निकल गए। हैरानी की बात थी और यकीनी तौर पर अब इस बात का पूरा पूरा यकीन होता जा रहा था कि कृष्णा कली साहिरा है और मुझे उसके सहर से निमटने के लिए सख्त तरीन एहतियात करनी होगी। अभी तक उस पर अपनी शबलीसियत नहीं इस्तेमाल कर सका था, बल्कि खुद उसके सहर में गिरफ्तार था और अपने आप को उस सहर से आज़ाद कराना ज़रूरी था। इसका मतलब भी अभी तक समझ नहीं आया था कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बातें कर रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बातों में जाज़बियत थी। वो कहने लगी, अच्छा कौर जी से तुम्हारी कब से मुलाकात है? ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या रचना जी तुमसे प्रेम करती हैं? अजीब सवाल था, बड़ा सनसनीखेज, मगर इसका जवाब मैंने फ़ौरन ही दे डाला। हाँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलते तो मुझे दुख होता। औरत औरत की आंख पहचानती है। मैंने पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। तुम्हारी जहानत भी बेमिसाल है। मगर एक बात बताओ, वो कैसी औरत है? वो जैसे पुरख्याल अंदाज में बोली, क्यों, कुछ है उसमें, कोई अनोखी बात है, कोई ऐसी अनोखी बात जो समझ में नहीं आती। उसे समझने की ज़रूरत ही क्या है कृष्णा जी? वैसे सवाल था मेरे जहन में भी। वो क्या तुम यशवंत राय से प्रेम करती हो? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने कहा, तुम नहीं समझोगे इस बात को। क्या मतलब? बस थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जिन्हें रहने दो तो अच्छा है। हालांकि तुमने मुझसे मेरे दिल की बात पूछी, मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सका। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे सामने हो। वैसे वो औरत मेरे आड़े नहीं आई। अगर आती तो फिर मैं देख लेती उसे। मेरी बात अधूरी रह गई। कृष्णा कली ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर देर तक देखती रही। मैं सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। फिर मैंने आहिस्ता से गर्दन झुका ली। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो क्या चाहती है। गालिबन वो मेरे जहन से ये बात निकालना चाहती थी कि मैं यशवंत राय के बारे में पूछूं। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत दिलकश हो। इतने सुंदर के इंसान तुमसे मोहब्बत किए बगैर न रह सके। वो हंसने लगी। गालिबन इस बात पर उसे खुशी हुई थी कि मैं अपना सवाल भूल गया और अब मैं ये सोच रहा था कि वो कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे वो मेरे फ्रेब में आ जाए। मैंने उन बर्तनों की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, इन चीज़ों को हटवा दो कृष्णा कली। नहीं, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं तुम्हें अपने हाथ से शराब पिलाती हूँ। देखो कृष्णा कली, मेरा ख्याल है तुम्हें यह बात मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ तुम्हारे धर्म से नहीं है। क्या तुम ये बात जानती हो?
भला क्यों नहीं, नाम ही तुम्हारा आकिल रफ़ीक है, मुझे पता चल गया है। मैं शराब नहीं पीता। मेरे साथ भी नहीं पियोगे? नहीं। क्यों आखिर? इसलिए कृष्णा कली के जो नशा तुम्हारे हुस्न ने मुझ पर तारी किया है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से पिलाऊंगा। वो हंसी और उसने गर्दन हिला दी। मैंने सुराही से शराब पैमाने में उंडेल कर उसके हाथ में दी और उसने होंठों से लगाकर खाली कर दी। फिर बोली, शराब को जानते ही नहीं हो, अकेले पीने में कभी मज़ा नहीं आता, और अगर मेरे हाथ से पियो तो? मैं ठीक से पी तो रही हूँ। मैंने उसे कई जाम पिलाए और इसके बाद उसकी आंखों में देखने लगा। मैं उसका जहन पढ़ना चाहता था। मैंने इस कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर ली। वो उस वक्त मुझ पर ही मुतवज्जा थी और मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लेना चाहती थी, लेकिन क्यों, ये मैं नहीं समझ पाया। चंद लम्हात के बाद उसकी आंखें नशे में डूब गईं और उसने एक तवील अंगड़ाई लेते हुए कहा, बस अब थक सी गई हूँ मैं। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, लेकिन मैंने अपने आप को इंतहाई कोशिश करके किसी फ्रेम में ना आने से रोक रखा था। यहाँ मेरी शबलीसियत का उसका जहनी कुव्वतों से टकराव था। मैंने महसूस किया कि वो अमल करके मुझे सुला देना चाहती है। बस उड़े उड़े से ख्यालात मेरे जहन तक पहुँचे थे। मैंने पलकें झपकाना शुरू कर दी और इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मखमल जैसे कालीन पर दराज हो गया। उसने अपना काम कर दिखाया था, लेकिन हकीकत वो नहीं थी। मैं सोने की अदाकारी कर रहा था और इसके बाद मैं बिल्कुल ही बेसुध हो गया, लेकिन मेरी पलकों की हल्की सी झुर्री मुझे उसके हर अमल का नज़ारा करा रही थी। वह थोड़ी देर तक मुझे देखती रही, इसके बाद अपनी जगह से उठी और बारादरी से उतर के आगे बढ़ गई। मैं खामोशी से अपनी जगह लेटा रहा, सोचता रहा कि अब क्या होता है। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि कृष्णा कली ने मुझे यहाँ बुलाया था और थोड़ा सा वक्त उसकी मैयत में बहुत हसीन गुजरा, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा उसने क्यों किया। बाकी रात बस ख्यालात में ही गुजरी। भला सोने का क्या सवाल था। मैं गहरी सोचों में गुम रहा। ये सब कुछ बहुत अजीब था। मेरा ख्याल था कि कृष्णा कली ने जिस अंदाज में मुझे दावत दी है उसमें उसके कुछ और इरादे भी छुपे हुए होंगे, लेकिन वो गई थी तो वापस नहीं लौटी। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी, बहुत ही मुख्तसर वक्त, जब अचानक मैंने उसे सीढ़ियों के ऊपर आते हुए देखा। मैंने इस अंदाज में आंखें बंद कर रखी थी कि वो मुझे सोता हुआ समझे। चेहरे पर भी ऐसे ही तासुरात पैदा कर लिए थे, लेकिन आंखों की हल्की सी झर्री से मैं उसका मुसलसल जायजा ले रहा था। चंद लम्हात वो सोचती रही और इसके बाद उसने अपना लिबास बेतरतीब किया, बाल बिखराए और आहिस्ता से मेरे करीब लेट गई। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। उसकी कुर्बत इतनी थी कि मैं उसके सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। फिर आहिस्ता से उसने मेरे रुखसार पर हाथ रख दिया और उस पर उंगलियां फेरने लगी। ये हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा और मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। मैंने एक हल्की सी करा होंठों से निकाली और आंखें खोल दी। वो अपनी कोहनी के बल उठ गई और अपना चेहरा मुझ पर झुका लिया। अब उठोगे नहीं, सारी रात बीत गई है कृष्णा, मैंने कहा। अंग अंग तोड़ के रख दिया तुमने मेरा, और अब कृष्णा कृष्णा पुकार रहे हो। मैं उसके अल्फाज समझने की कोशिश करने लगा। वो बड़े हसीन अंदाज में बोली, उठ जाओ, सुबह होने से पहले चले जाओ यहाँ से, वरना लोग तुम्हें देख लेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी। ओह, मैं आहिस्ता से उठ गया, लेकिन उठने के बाद मुझे शदीद हैरतों से दो चार होना पड़ा। बारादरी अब सिमटकर बहुत मुख्तसर हो गई थी। वो लॉन जो ताहद्दे निगाह बिखरे हुए थे इस कदर छोटे हो गए थे कि बस ये कहा जा सकता था कि थोड़ी सी घास और क्यारियां हैं। वो सारी वुसअतें सिमट गई थीं और एक हैरतनाक मंजर था। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा तो आहिस्ता से बोली, जब तक मैं दोबारा ना बुलाऊं इधर मत आना, मेरा भी तो कुछ ख्याल करना। हालांकि जो रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है उसके बाद मेरा मन नहीं चाहता कि तुम एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर हो जाओ, मगर जाना तो होगा ना, चलो जल्दी करो। वो मुझे भगाने पर तुल गई थी, लेकिन मैं उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मैं वहाँ से वापस पलट पड़ा। दिमाग हवाओं में उड़ रहा था। तन्हाइयाँ अपनाने को दिल चाह रहा था। ज़रा सोचूं तो सही, गौर तो करूं कि ये सारा चक्कर क्या था, क्या चाहती थी वो, क्यों बुलाया था उसने मुझे, मेरे जहन में अपना कौन सा नक्श बिठाना चाहती थी। रास्ते भर यही सोचता आया। रुख भला रचना कौर के घर की जानिब होने के अलावा और कहाँ हो सकता था। थोड़ी देर के बाद मैं रचना कौर के शानदार मकान में दाखिल हो गया। मुझे अंदाज़ा था कि यशवंत राय मौजूद होगा। चुनाचे बड़ी एहतियात से मैंने घर के उस कमरे का रुख किया और फिर खामोशी से दरवाज़ा बंद करके गुसल खाने में दाखिल हो गया। अच्छी तरह गुसल करके मैं बिस्तर पर दराज हो गया। नींद तो अब भी आंखों में नहीं थी, क्योंकि सोचे नींद को दिमाग तक पहुंचने नहीं दे रही थी। ये पुरस्रार तिलिस्मी चक्कर बड़ा अजीब है और इस पर बहुत गौर करना होगा।
अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि इवन कार्लोस ने जो कुछ कह दिया उसकी तकमील मेरा फ़र्ज़ बन जाए। रचना कौर के ज़ाती मामले में थोड़ी बहुत दिलचस्पी ज़रूर ले सकता था, लेकिन ये जादूगरी दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। मैंने ये फैसला किया कि अगर इस सिलसिले में मुझे आइंदा भी कुछ काम करने हैं तो उसके लिए पूरी तैयारियां करनी होंगी। बहुत गौर व खोज के बाद उस सिमत कदम बढ़ाने होंगे। कुछ अजीब सी तबीयत हो रही थी, गालिबन रात को इस अंदाज में जागते रहने की वजह से भी। फिर मैं सो गया। नींद पर काबू किसे हो सकता है। जागा तो घड़ी 1:30 बजा रही थी। थोड़ी देर तक तो ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये 1:30 दिन का है या रात का। खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से रोशनी अंदर आ सके। अपनी जगह से उठा पर्दा हटाया तो रोशनी का तूफान खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। आंखें बंद हो गईं। दिन का 1:30 बजा था। गुस्लखाने में जाकर मुंह हाथ धोया और जब तबीयत किसी कदर बेहतर हुई तो लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर निकल आया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। रचना कौर गुलाबी रंग की सुरख किनारी वाली साड़ी में लिपटी दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट और आंखों में सहरंगेज चमक। वही दिलकशी जो ज़हन को भटका दे। क्या मुसीबत है। ये औरत के अंदर कैसी कैसी कुव्वतें पैदा कर दी गई हैं दीवाना बनाने के लिए। मैं पीछे हटा तो वो अंदर आ गई। खूब सोए। कहो रात कैसी गुजरी। बैठिए रचना जी, ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं। वो हंस पड़ी। मतलब गुजरी रात के बारे में तो आप बताइए मुझे। नहीं महाराज, आप भी कृष्णा कली के दवारा थे। आप क्या समझते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं। मगर उस नागिन ने कहीं आप पर भी तो जादू नहीं चलाया। मैं हंसने लगा। मैंने कहा उसकी जादूगरी का शिकार होने। वैसे इसमें कोई शक नहीं रचना के वो जादूगरनी है। एक खतरनाक सायरा है। वो इंसानी जहन को भटका सकती है। इंसान के दिमाग में ना जाने क्या क्या डाल सकती है। वो महल मैंने इतना वसी देखा कि सोच भी नहीं सकता। उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया और इसके बाद रचना वो अजीब से अंदाज में मुझे छोड़कर चली गई। मगर सुबह को उसने ये जाहिर किया जैसे मैंने सारी रात उसके साथ गुजारी है। ना जाने क्यों, आखिर क्यों। रचना कौर सोच में डूब गई। उसने कहा मुझे तुम्हारी एक एक बात पर यकीन है आकिल रफ़ीक, लेकिन ज़रा एक बात बताओ मुझे, क्या हम लोग, मेरा मतलब है हम शबलीस जो अपने आप को बहुत बड़ी कुव्वतों का हामिल समझते हैं, जादू की कुव्वतों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्या हमारे पास ऐसा कोई जरिया मौजूद नहीं है जिससे हम जादूगरों का ये जादू फेल कर सकें। मैं खुद भी यही सोच रहा था। मुश्किल ही लगता है। इवन कार्लोस से अगर इस बारे में कोई बात की जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हाँ, इवन कार्लोस दर हकीकत जादू को नहीं समझ पाएगा। ये जादू बाहर वाले नहीं जानते। भला इसका उन्हें क्या तजुर्बा हो सकता है। शबलीसियत के जादू को ही वो बहुत बड़ा जादू समझते हैं। मैं तो तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि अपनी इस कुव्वत से मैंने अपने तौर पर आज तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं लिया जिसे ये कहा जाए कि ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इसके खिलाफ कुछ करना भी चाहती तो ना कर पाती। अपने आप को बहुत हल्का समझती। उसके सामने लगता है हम उन जादूगरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो इवन कार्लो से बात करना चाहो तो कर लो, मगर मेरा ख्याल है बाहर वाले जादू से वाकिफ़ नहीं। मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। विचक्राफ्ट बाहर तौर बेशुमार ममालिक में मुस्तहकम समझा जाता है। हाँ, मगर उसके अवामिल मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ के जंतर मंतर उन लोगों के पास नहीं हैं। ले दे के उनके पास एक ड्रैकुला है या फिर कोई ऐसी बदरू, लेकिन सबका अंजाम एक ही है। जबकि हमारे यहाँ तो जादू की लातादाद इकसाम है। खैर छोड़ो ये बहस। अब ये बताओ तुम क्या करोगे। अभी तक कोई सही फैसला नहीं कर पाया। जाहिर है यहाँ बैठकर तो इवन कार्लोस से रब्ता नहीं किया जा सकता, और फिर इवन कार्लोस का मसला तो है ही नहीं अपना। कौर जी, मेरा तुम्हारा ज़ाती मामला है। मैं यहाँ तुम्हारे इस मामले से निमट लूँ तो तुमसे अपनी एक बात दिल की कहूँगा, और हो सकता है कि इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सको। नहीं आकिल रफ़ीक, अब यह ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा काम करते हुए तुम अपने तमाम काम नज़रअंदाज कर दो, या फिर तुम्हारा काम उस वक्त करूं जबकि तुम मेरा ये काम कर दो। ये तो एक कोशिश है। मैंने इवन कार्लो से दरख्वास्त की थी कि मैं जिस मुश्किल में फंसी हुई हूँ उसके हल में मेरी मदद करे, लेकिन अब यह ज़रूरी नहीं है कि ये काम यकीनी तौर पर हो जाए। तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है। बात मौजू से हट जाएगी। मुझे यशवंत राय जी के बारे में बताओ। यशवंत राय जी रात को वापस आ गए थे। मैं उनकी आमद से खुश हूँ, लेकिन अफसोस मुझे ये यकीन नहीं है कि दूसरी रात भी वो यहाँ आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा सुहाग मुझे वापस मिल जाए। कैसी अजीब बात है ना। ये यशवंत राय को भी मैं अपने तौर पर मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि क्या बताऊँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो अब इस बात को कि वो चले गए, और मैं ये जानती हूँ कि उसके चरणों में रात और दिन बिताएं वो। तुम अपनी बात बताओ।
नहीं रचना, रहने दो। मेरा मसला बहुत उलझा हुआ है। यूं समझ लो कि एक छोटा सा वाकया हुआ है। एक लड़की जिसे मैं चाहने लगा था मुसलमान लड़की थी, लेकिन ना जाने किस तरह हिंदुओं के जुल्म में फंस गई। बहुत से जादू मंत्र जानती थी वो, लेकिन उसका कोई मंत्र उसे मेरे इश्क में गिरफ्तार होने से ना रोक सका। अलबत्ता वो लोग जो धर्म पुजारी थे उसे लेकर फरार हो गए और इसके बाद वो दोबारा मुझे नहीं मिली। मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं भी कोशिश करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझ पर भी ये फ़र्ज़ है। ठीक है, मेरा काम हो या ना हो, लेकिन तुम खलूस दिल से मेरे इस काम के लिए यहाँ पहुँच तो गए और ख़ुद कोशिशें भी कर रहे हो। मुझ पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है। मैं तुमसे ये काम ज़रूर लूँगा रचना कौर जी, लेकिन पहले यशवंत राय जी का मामला हल हो जाए। देखेंगे। मेरी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे होगा, कोशिश करेंगे, मैंने कहा और वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। लेकिन उसकी आंखों से ऐसे तासुरात टपक रहे थे जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि मैं इस बारे में वाकई कुछ कर सकूंगा। इसके बाद रचना कौर के और मेरे दरमियान सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता हो गया। वैसे मैं ये सोच रहा था कि कृष्णा कली एक दिलचस्प किरदार बेशक है, लेकिन उसका शिबलीसियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले भी जादू के जाल में उलझ चुका था और ये सिर्फ मेरा तजुर्बा था। मेरे ख्याल में शायद ही किसी दूसरे शबलीस को इस बारे में कोई तजुर्बा हुआ हो। दिन में सोया था, मामूल मुतासिर हो गया, यानी रात का जागना दिन का सोना। खाने के बाद तबीयत बोझल हो गई। पहले तो जी चाहा कि जाकर सो जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि अगर मजीद सोया तो रात की नींद गायब हो जाएगी और इस तरह मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। चुनांचे ये फैसला तर्क कर दिया। 1-1.5 घंटा खाने के बाद आराम किया और उसके बाद तैयार होकर बाहर निकल आया। रचना कौर के पास भी बार बार पहुंचना अजीब ही था। धर्म नगरी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो चुकी थी। बस यूं ही टहलता हुआ दूर तक निकल गया। बादलों की छाँव ने हिम्मत बढ़ाई। अगर फिजा गर्म होती तो शायद इतनी दूर निकलना मुश्किल हो जाता, लेकिन ढलते हुए दिन के साथ बादलों की स्याही गहरी होती जा रही थी। बूंदाबांदी के इम्कानात तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह बादल गहरे हो रहे थे उससे ये अंदाज़ा होता था कि अगर अभी ये इम्कानात नहीं है तो शाम तक पैदा हो सकते हैं। मौसम बहुत ही घंघोर हो गया। मैं उस वक्त धर्म नगरी के जनूबी हिस्से में था। मेरे दोनों तरफ पीली सरसों के खेत फैले हुए थे और सरसों की सौंधी सौंधी खुशबू फिजाओं में मुंतशिर होकर जहन को एक फरहत का एहसास दिला रही थी। बाएं सिमत थोड़े ही फासले पर एक इमारत बनी हुई थी जो कदीम तर्ज की थी, लेकिन उस पर बुर्जियां और ऐसे छोटे छोटे मीनार थे जिससे ये जाहिर होता कि वो कदीम तर्ज की इमारत है। अब ये पता नहीं कि किसने बनवाई थी। वैसे उसका तर्ज तामीर हिंदुआना था। हो सकता है किसी कदीम हिंदू की रहायशगाह हो और अब भी आबाद हो। इसी सोच में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही सरसराहटें सुनाई दी। दूसरी सिमत के सरसों के खेतों में से 3 अफराद बाहर निकल आए। चेहरे ढके हुए थे, हाथों में बंदूकें थीं। कद अच्छे खासे थे। उन्होंने बंदूकें मेरी जानिब सीधी कर दी और मैं ठिठक कर उन्हें देखने लगा। एक लम्हे के लिए तो एहसाब मुतासिर हुए, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपने अंदर की कुव्वत इरादी उभर आई। मैं बासानी उन लोगों को बंदूकें फेंकने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन कौन है? शायद डाकू, जो उन बंदूकों के जरिए ही अपनी रोजी कमाते हैं। उन्होंने बंदूकें मेरे जिस्म से लगा दी और मैंने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा, कौन हो भाई, क्या चाहते हो? सीधे खेत में उतर चलो, खैरियत तो है? मैंने तमस्कराना अंदाज में पूछा। ज्यादा बकबक की तो तीनों बंदूकों से गोलियां चलेंगी और तुम मर जाओगे। अच्छा, मैंने फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। वह बंदूकों की नाल से मुझे धकेलने लगे। मैंने कहा, सुनो, बात सुनो, जो कुछ मेरे पास है यहीं ले लो। बिला वजह खेत में उतरने से मेरे जूते खराब हो जाएंगे, मिट्टी भर जाएगी उनमें और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। भाई, तुम्हें जो कुछ चाहिए और जो कुछ मेरे पास मौजूद है ले लो और अपनी छुट्टी करो। हम डाकू नहीं हैं। अच्छा, फिर बस तुम्हें आगे बढ़ना है। ये ज़रा मुख्तलिफ बात है, मगर ये नहीं बताओगे कि क्यों आगे बढ़ना है। बातें मत बनाओ और देखो, जो कुछ हम कह रहे हैं वो करो, वरना यह भी हो सकता है कि हम कोई बंदूक पीछे से तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हें बेहोश करें और उसके बाद उठाकर ले चलें। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि अब इन पर अपना गुर आजमा डालूं, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यह तजस्सुस जहन में रहता कि ना जाने कौन मुझे इस तरह अपनी तहवील में बुलाना चाहता है। क्यों ना इन लोगों से ताउन कर ही डाला जाए। देखूं तो सही कि ये लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं और इनका मकसद क्या है। अलगर्ज उनके साथ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ गया। खेतों के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी दूर तक चली गई थी और मुझे फौरन ही अंदाज़ा हो गया कि ये पगडंडी उसी महल पर जाकर ख़त्म होती है जिसके बारे में मैंने अंदाज़ा लगाया था। कमाल की बात थी, अभी सोचा ही था इस इमारत के बारे में कि इस तरफ से मेरा बुलावा आ गया।
बाहर तौर मेरी दिलचस्पी मुझे उनका हुक्म मानने पर मजबूर कर रही थी। चुनाचे मैं पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और एक अच्छा खासा तवील फासला तय करने के बाद उस इमारत के सामने के हिस्से में पहुंच गया। दूर से देखने से ये इमारत इस कदर कुशादा नजर नहीं आती थी जितना करीब पहुंचकर उसके बारे में अंदाजा हुआ। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें गेट नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब उस दरवाजे से उतरकर हम लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदरूनी हिस्से में एक इंतहाई मोटा दरवाजा लगा हुआ था जिसमें पीतल की कीलें जुड़ी हुई थी। हिंदुआना तर्ज का यह दरवाजा हमारे करीब पहुंचने से खुल गया। ये अंदाजा नहीं हो सका कि दरवाजा किसने खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे मैंने एक आदमी को देखा जो दरवाजा खोलने के बाद पीछे हट गया। मोटी सी कुंडी लटकी हुई थी, सामने ही नंगा फर्श था, लेकिन इंतहाई ठंडा और निहायत पुरसुकून माहौल था। यहाँ दीवारों में फानूस नस्ब थे और उनकी मध्यम रोशनी उस बड़े से कमरे को मुनव्वर कर रही थी। लेकिन उस बड़े से कमरे में मैंने जिस शख्स को देखा उसे एक निगाह में फौरन ही पहचान लिया। ये महाराज यशवंत राय थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सोचा अगर मैं इन लोगों से मुज़ाहमत करता तो यशवंत राय तक पहुंचने में नाकाम रहता। महाराज यशवंत राय से एक बार तन्हाई में मुलाकात करने का ख्याल मेरे दिल में था और मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा मौका निकल आए जिससे ये मुलाकात हो सके। इस वक्त खुद ब खुद ये मौका शायद महाराज यशवंत राय ही ने फराहम किया था। वो शख्स गहरी निगाहों से मुझे घूर रहा था और मुझे लाने वाले बंदूक बरदार दरवाजे के पास टिक गए थे। महाराज यशवंत राय ने कहा, जाओ तुम लोग, मगर होशियार रहो, किसी भी वक्त मैं तुम्हें तलब कर सकता हूँ। वो तीनों बाहर निकल गए। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए कहा, इस तरह बुलाना मेरी समझ में नहीं आया। महाराज यशवंत राय, आप अपने महल में मुझे अपने कमरे में तलब कर सकते थे। यशवंत राय उसी तरह कुर्सी पर बैठा मुझे घूरता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो सामने पड़ी हुई है एक कुर्सी, उसे उठाओ और मेरे करीब ले आओ और बैठ जाओ। ठीक है। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और उसके सामने थोड़े फासले पर बैठ गया। यशवंत राय अजीब सी निगाहों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, रचना कौर से तुम्हारी कब से जान पहचान है? यशवंत राय, महाराज, अव्वल तो आपके आदमी बंदूक के जोर पर मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। दूसरी बात यह है कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा नहीं है, जबकि मैं तो आपसे दोस्ताना माहौल में बात करना चाहता था। मेरी और तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम जिस तरह भी मेरे सामने आए हो, मेरे दुश्मन बनकर आए हो। अव्वल तो रचना कौर से तुम्हारे ये ताल्लुकात, फिर तुम्हारा कृष्णा कली के घर पहुंच जाना, और उसके बाद मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि फजूल बातों से गुरेज करो। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत से खतरात पैदा हो सकते हैं। मेरा नाम यशवंत राय है, धर्म नगरी मेरा अपना इलाका है और मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। कोई तुम्हारी लाश को भी तलाश नहीं कर सकेगा। अरे, मेरी ये लाश दरमियान में कहाँ से निकल आई? यशवंत राय, महाराज, यानी मैं तो दोस्ती का तस्वुर दिल में लेकर यहाँ पर आपके पास पहुँचा हूँ और आप मेरी लाश की बात कर रही हैं। तुम मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। क्यों? बस मैंने कह दिया। मगर मेरा ख्याल है मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। मैंने कहा ना नहीं बन सकते। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो शदीद इख्तलाफ मौजूद है वो तुम्हें मेरा दोस्त कभी नहीं बनने देगा। इख्तलाफात तो दूर भी किए जा सकती हैं महाराज। हो सकता है ये इख्तलाफ किसी गलत फहमी का नतीजा हो। नहीं, मैं तुम्हारा धर्म नगरी में रहना पसंद नहीं करता। सुनो, जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब दो। बातों में उड़ाने की कोशिश मत करो। रचना कौर से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? स्पेन में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, बस इत्तफाकिया तौर पर। वो जिस होटल में ठहरी हुई थी उसी में मैं भी मौजूद था। वहीं मैंने रचना कौर जी को देखा और चूंकि उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, मेरी उनसे शनासाई हो गई। और इसके बाद जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो मैंने सोचा कि रचना कौर जी से भी मुलाकात कर ली जाए। सो इस तरह मैं उनके पास पहुंच गया। क्या मतलब? मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई पोशीदा मतलब हो। यशवंत राय, महाराज, गोया रचना कौर ने तुम्हें बुलाया नहीं है अपने पास? मुझे? मैंने हैरानी का मुजाहरा किया। मेरा भी यही ख्याल था। मगर क्यों महाराज? इसकी कोई वजह तो होगी। यशवंत राय किसी सोच में डूब गया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर चंद लम्हात के बाद उसने गर्दन उठाकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारा धर्म नगरी में एक लम्हे भी रहना पसंद नहीं करता। मगर महाराज यशवंत राय जी, धर्म नगरी तो अब आपकी मलकियत नहीं रही है। ये तुम्हारी भूल है। धर्म नगरी पर आज भी मेरा ही राज चलता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं रचना कौर जी का मेहमान हूँ। मैंने जवाब दिया। रचना कौर अपनी कोई हैसियत नहीं रखती। मिस्टर आकिल रफ़ीक, मैंने आपके बारे में जो मालूमात हासिल की हैं वो यही हैं कि आप एक आवारागर्द आदमी हैं। हो सकता है आपका जरिया मुआश बेहतर ना हो। रचना कौर बाहर तौर एक औरत है। मैंने उसे कुछ आज़ादियाँ बेशक दे रखी हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी रिहाइशगाह में आवारा लोगों की मदाखलत पसंद करूं।
आपको फौरन यहाँ से वापस जाना होगा। और एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए आप मिस्टर अकील रफ़ीक कि अगर आप ना गए तो आपको बहुत से नुकसानात का सामना करना होगा। बात अगर यहाँ तक पहुँच गई है यशवंत राय महाराज, तो फिर मुझे भी इस बात का हक हासिल है कि मैं आपसे खुलकर गुफ्तगू कर लूँ। कैसी गुफ्तगू? महाराज, रानी रचना कौर मेरी दोस्त है। आप अपने दिल में अगर कोई तसव्वुर रखते भी हैं तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि यह तसव्वुर जहन से निकाल दें। मेरी और रानी रचना कौर जी के दरमियान सिर्फ तकद्दुस के रिश्ते हैं। मेरे लिए वो एक मोहतरम शख्सियत हैं और बस एक दोस्त की हैसियत से मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ भी। बाकी रहा आपका मामला, तो मैं अपनी दोस्त रानी रचना कौर के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यशवंत राय के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम होते कौन हो? मेरे और मेरी बीवी के दरमियान आने वाले वो मेरी धर्म पत्नी है और मेरा और उसका जो भी मामला है मैं और वो जानते हैं। तुमने अगर इस मौजू पर कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता ये साबित करते जा रहे हैं यशवंत राय महाराज कि आप वाकई बुरे आदमी हैं और ये सबूत मिल जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यशवंत राय महाराज कि आप रानी रचना कौर जैसी सावित्री को छोड़कर कृष्णाकली के जाल में क्यों फंस गए हैं? क्या बकवास करते हो? अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हो। आप बेवकूफ़ भी हैं और बदकिस्मत भी। यशवंत राय महाराज कि आपने मेरी हद मुकर्रर करने की कोशिश की है। आप होते कौन हैं मेरी हद मुकर्रर करने वाले? मैं कहता हूँ कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मैं बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने का आदी नहीं हूँ, लेकिन जब कोई सर पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो फिर उसको सर से उतार देना ज़रूरी होता है। रचना कौर जी मेरी दोस्त हैं और मैं उनके लिए हर अमल करने को तैयार हूँ। आप रचना कौर को छोड़कर कृष्णाकली के चक्कर में पड़ गई हैं। मैं आपको हुक्म देता हूँ महाराज कि कृष्णाकली को छोड़ दीजिए, बल्कि कृष्णाकली को आप मेरे हवाले कर दीजिए। मैं रचना कौर जी को छोड़कर चला जाऊंगा। यशवंत राय गुस्से से आपे में बाहर हो गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने जोर जोर से किसी को आवाज़ देना शुरू कर दी। सोहन, चंदर, लखपति, अंदर आओ, अंदर आओ। 3 तो वही थे जिन्होंने बंदूकों के जोर पर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ तक पहुँचाया। एक नया था। ये चारों अंदर आ गए तो यशवंत राय ने दांत पीसते हुए कहा, मारो इसे, मारो इसे। यह हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसने ऐसे जुमले कहे हैं कि मैं इसे मुआफ़ नहीं कर सकता। कृष्णाकली तुझे चाहिए, यशवंत राय ने मुझे घूरते हुए कहा। हाँ महाराज, मैं अपने दिल की बात आपसे कह चुका हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो फिर कृष्णाकली मेरे हवाले कर दीजिए। मैंने तुमसे कुछ कहा है कुत्तों, मारो इसे। यशवंत राय गुस्से से उन चारों को घूरता हुआ बोला। लेकिन अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करूं। मैंने फ़ौरन ही अपनी निगाहें उन चारों पर दौड़ाईं। वो चारों आस्तीनें चढ़ाने लगे। बंदूकें उनके शानों से लटकी हुई थी, लेकिन चूंकि मुझे जान से मारने की हदायत नहीं की गई थी इसलिए उन्होंने बंदूकें नहीं उतारी। अलबत्ता मुझे घूरते हुए आस्तीनें चढ़ा रहे थे। फिर मैंने फ़ौरन ही अमल किया। मैंने उनसे ज़हनी तौर पर राब्ता कायम करके कहा, तुम चारों इस कमरे के 4 गोशों में जाकर मुर्गा बन जाओ। बंदूकें उतार कर नीचे रख दो। जो कुछ मैंने कहा है उस पर फौरी अमल ज़रूरी है। वो इस तरह पीछे हटने लगे जैसे कोई उनके सीनों पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेल रहा हो। यशवंत राय गुस्से से होंठ काट रहा था। अभी तक वो यही समझ रहा था कि वो चारों पैंतरे बदल रहे हैं, लेकिन जब चारों ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया तो यशवंत राय की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने गुर्राते हुए लहजे में कहा, चंदू, मोहन, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जवाब में वो चारों मुर्गे की बोली बोलने लगे और मैं खामोशी से यशवंत राय को खड़ा देखता रहा। फिर मैंने कहा, यशवंत राय महाराज, आपने मुझे मारने के लिए आदमियों के बजाय मुर्गे बुलाए थे। अब आप बताइए मैं आपके साथ क्या सलूक करूं? आप इस काबिल तो हैं नहीं कि आप हाथ पांव हिला सकें। बैठ जाइए और मुझसे बातें कीजिए। सही सही बातें कीजिए। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे बिल्कुल दुरुस्त चाहिए। बैठ जाइए, मैंने यशवंत राय की आंखों में देखते हुए कहा और रफ्ता रफ्ता यशवंत राय के खदोखाल ढीले पड़ने लगे। रानी रचना कौर भी शबलीज थी। वो अपने शौहर को यही अहकामात दे सकती थी, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया था कि वो यशवंत राय को पागलों की तरह चाहती है और कभी कोई ऐसा अमल नहीं कर सकती जिससे उसे यह खदशा हो कि यशवंत राय को कोई नुकसान पहुंच सकता है। उसके जवाब पर मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि शबलीसियत कोई अमल नहीं है या कोई हुनर या फ़न नहीं है कि इंसान को मश्क करने से हासिल हो। इस कायनात में ऐसे ऐसे नाकारा लोग पड़े हैं जिनके पैरों के नीचे बेहतरीन खजाने मदफून हैं, लेकिन वो पैरों को जुम्बिश नहीं दे पाते और उन खजानों को निकालने की कोशिश नहीं करते। अब ये दूसरी बात है कि खजाने ऐसे अहमकों के कदमों तले पहुंच जाएं जो उनसे कोई इस्तिफादा ना हासिल कर सकें। रचना कौर की यही कैफियत थी।
शबलीस होने के बावजूद इंतहाई नाकारा किस्म की औरत थी कि वो अपने शौहर को अपने आप से मुनहरिफ होने से बाज नहीं रख सकती थी। लेकिन मेरा मसला बिल्कुल मुख्तलिफ था। यशवंत राय फौरन ही मेरे ट्रांस में आ गया और कुर्सी पर जा बैठा। मैंने एक बार फिर वही कुर्सी संभाली जिस पर मुझे उन चारों की वजह से उठना पड़ा था। वो चारों अब भी दीवारों के पास मुर्गे बने हुए थे और यशवंत राय कभी कभी कनक्कियों से उन्हें देख लिया करता। फिर मेरे ट्रांस में आने के बाद वो उनकी जानिब से लापरवाह हो गया। मैंने यशवंत राय से कहा, महाराज यशवंत राय, कृष्णा कली से आपकी कब की मुलाकात है? लेकिन वो खामोश रहे। जवाब दो यशवंत राय, कृष्णा कली से तुम्हारी कब से मुलाकात है? मुझे याद नहीं, शायद बहुत समय बीत गया। रचना कौर के लिए तुम्हारे मन में क्या है? महाराज, धर्मपत्नी है वो मेरी और मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्या कृष्णा कली से ज्यादा? मैंने सवाल किया और यशवंत राय मुझे देखने लगे। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, कृष्णा कली से ज्यादा। क्या कृष्णा कली एक औरत की हैसियत से तुम्हारे जहन पर हावी है? मैं नहीं जानता। महाराज यशवंत राय जी, अब आप ऐसा करें कि कृष्णा कली के फेरे से निकल आएं। बहुत वक्त हो गया है। मैं तो ये चाहता था कि किसी तरह कोई और तदबीर की जाए, लेकिन अब मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप कृष्णा कली से नफरत करेंगे। आप उसके पास नहीं जाएंगे। आज रात आप अपनी कोठी ही में गुजारेंगे और इसके बाद कृष्णा कली जब भी आपको पुकारेगी आप मेरी हदायत को जहन में रखेंगे। आप वहाँ नहीं जाएंगे। यशवंत राय महाराज, अपनी बीवी के लिए आपके दिल में मोहब्बतों का जो तूफान मौजन है, आप उनमें बहते रहें। आप रचना कौर को पहले से ज़्यादा चाहेंगे। आपको मेरी इस हदायत पर अमल करना होगा। क्या कृष्णा कली से आपका कोई रूहानी राब्ता भी है? मैं नहीं जानता। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझे शराब पिलाती है, दिल लुभाने वाली बातें करती है और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। लेकिन जब सुबह को जागता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे सुहानी, सबसे हसीन रात हो और उस रात में कृष्णा कली मेरे सबसे करीब रही हो। लेकिन ऐसा कभी जागती आंखों से नहीं हुआ। मेरा जहन एकदम झुंझला गया। यह तजुर्बा तो मुझे भी हो चुका था। रफ्ता रफ्ता कृष्णा कली की जहनी कैफियत मुझ पर खुलती चली गई। तो ये मामला है। वो जादूगर औरत इस तरह लोगों को मसूर करके अपने कुर्ब में बुलाती है और सुबह को जागने वाले ये महसूस करते हैं कि रात उन्होंने कृष्णा कली की कुर्बत में ही गुजारी है, जबकि दर हकीकत रात को वो उसके शहर के ज़ेरे असर सो जाया करती हैं। ये बड़ी चालाकी की बात थी और इससे कृष्णा कली की बेपनाह जहानत का अंदाज़ा होता था। ये तो वाकई बड़ी खतरनाक औरत है। बाहर तौर मैंने यशवंत राय महाराज पर अपना जाल डाल दिया। अब देखना यह था कि मुझे इसमें किस हद तक कामयाबी हासिल होती है। अगर रचना कौर ने यशवंत राय महाराज पर कोई ऐसा अमल नहीं किया था तो मैं तो ये कर सकता था। पता नहीं अब तक क्यों ये बात जहन में नहीं आई थी। यशवंत राय को मैं मजीद हदायत देता रहा और उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा कि वो मेरी हर हदायत पर अमल करेंगे। मैं एक दिलचस्प तजुर्बे से गुजर रहा था। अगर कृष्णा कली साहिरा है तो देखना ये था कि शबलीसियत के ज़ेरे असर शख्स पर उसका जादू किस तरह असर करता है और वह उसको शबलीसियत के असर से निकालने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं। ये तजुर्बा इवन कार्लोस के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जो बात मैंने सोची थी ये तजुर्बा उसी के सिलसिले में था। अगर नुकसान पहुंचा तो देखा जाएगा। अब जो कुछ तकदीर में है वो तो होकर ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैं यशवंत राय के कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। बाहर जाते हुए मैंने उन चारों मुर्गों को हदायत की कि मेरे जाने के 15 मिनट के बाद वो अपने होशो हवास में वापस आ जाएं। यशवंत राय को भी मैंने यही हदायत की कि मेरे जाने के बाद वो इस बात को भूल जाएगा कि उसने इस दौरान क्या किया है। अलबत्ता मेरी हदायत पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर गहरी रात हो चुकी थी और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मेरे कदम तेजी से रचना कौर के महल की जानिब बढ़ गए। लिबास भीग गया था। महल में दाखिल होने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अपने कमरे में पहुंचकर लिबास तब्दील किया और उसके बाद आराम से पाँव फैलाकर बैठ गया। वक्त इतना ज़्यादा नहीं गुजरा था कि खाने का वक्त निकल जाता। मैं सोच रहा था कि रचना कौर मुझे खाने के लिए बुलाएगी। फिर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। एक मुलाजमा आई और उसने कहा कि रानी रचना कौर खाने के कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। मुझे कोई और काम तो था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ खाने के कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर जहन को एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। रचना कौर के साथ यशवंत राय महाराज भी बैठे हुए थे और दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। रचना कौर के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो भटकी भटकी सी नजर आ रही थी। मैंने यशवंत राय को देखकर गर्दन खम की। रचना कौर बोल पड़ी, आइए अकिल जी, राय साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप ही के बारे में बातें हो रही थीं। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यशवंत राय ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी धर्म पत्नी के दोस्त मेरे दोस्त हैं। बदकिस्मती है मेरी कि आपको आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन हम लोग एक दिन भी ढंग की मुलाकात नहीं कर सके। बैठिए बैठिए, मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया राय साहब।
लेकिन रचना जी ने आपके बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं आपसे पूरी तरह मुतारिफ हो चुका हूँ। हाँ, मगर बहुत मुख्तसर मुलाकातें हुई हैं हमारी। कहिए आपके मशागिल क्या हैं? मगर खाना साथ साथ ही होना चाहिए। यशवंत राय बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा था। मुझे खुशी थी कि मेरी काविशों से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। बहरहाल खाने के दौरान यशवंत राय से बहुत सी बातें होती रहीं। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी। खाने से फरागत हासिल करने के बाद हम लोग बरसाती में निकल आए और यहाँ से बारिश का नज़ारा करने लगे। रचना कौर ने मुलाजमों को कॉफ़ी बनाने की हदायत कर दी। बारिश की ठंडक में कॉफ़ी का जो लुत्फ़ होता है वो उस वक्त सही तौर पर नुमायां था। और फिर सच्ची बात तो ये है कि यूरोप की बारिश तो बेमज़ा होती है। बारिश तो अपने ही वतन की दिलकश लगती है। हसीन तरीन राहतों की हामिल। कॉफ़ी पीते हुए काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। रचना कौर ने किसी कदर तशवीश ज़दा लहजे में पूछा, आपको कहीं जाना तो नहीं है महाराज? मुझे नहीं, अब इस बारिश में कहाँ जाऊँगा। आराम कीजिए आप भी, आपसे अभी काफ़ी मुलाकातें होंगी आकिर रफ़ीक जी। यशवंत राय ने कहा और मैंने भी पुरतपाक अंदाज में गर्दन हिला दी। क्यों नहीं, अब आपको फुर्सत मिली है तो हमारी मुलाकातें तो होंगी। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, गोया मेरी दी हुई हदायत पर अमल पजीर था। अब देखना ये था कि वो दिन के असरात कब तक रहती हैं और जब कृष्णा कली को इसका एहसास होगा तो वो अपनी कुव्वतों से कहाँ तक काम कर सकती है। ये सारी बातें मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था। बाहर बारिश का मध्यम शोर उभर रहा था। बूंदें गुनगुना रही थीं और मेरे जहन में शमशेरा की यादों की हवाएं चलने लगीं। मुझे अब कुछ सब्र सा आता जा रहा था उसके सिलसिले में। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल के गोशों में जांगुज़ी हो गई थी। मैं अपने आप को एक बेबस, लाचार और मजबूर नौजवान बिल्कुल नहीं कह सकता था, क्योंकि पैदाइश के बाद ही से मेरे होशो हवास का आगाज़ हो गया था और मैंने दुनिया को अपना मुती करना सीख लिया था। कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अगर गौर किया जाता तो शबलीसियत ने हमेशा ही मुझे दूसरों पर बर्तरी दिलवाई थी और मैं कभी भी किसी उलझन का शिकार नहीं रहा। माली तौर पर भी हमेशा इत्मीनान हासिल रहा। अगर मुश्किलात भी पेश आईं तो उन पर काबू पाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर कहीं कोई दुख भरा लम्हा आया मेरी ज़िंदगी में तो बस वो यही था। ना उससे मुलाकात होती, ना मेरे दिल को ये रोग लगता। और अब जब मैं कभी गौर करता तो ये एहसास होता कि महरूमी भी अपनी जगह एक अलग लुत्फ़ रखती है और अगर इंसान इस लज्जत से आशना ना हो तो बड़ी कमी रह जाती है उसकी ज़ात में। दिल चाहा कि अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जाऊं और बारिश के रिमझिम का जायज़ा लूं कि अचानक बंद खिड़की खुद ही खुल गई। बारिश बेशक हवा के झोंकों के साथ आ रही थी, लेकिन खिड़की की चिटखनी अंदर से बंद थी। चिटखनी खोलकर हवा के झोंके इस तरह अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। एक लम्हे के लिए फ़ौरन ही जी चाहा कि उठ बैठूं, लेकिन फिर वो मध्यम मध्यम खुशबू जो कृष्णा कली के बदन से उठती थी और जिसे कृष्णा कली की कुर्बत की रात मैंने बखूबी जहन में बिठा लिया था, पूरे कमरे में फैल गई और मैंने उठने का इरादा बिल्कुल ही तर्क कर दिया। मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि खुली हुई खिड़की से हवा का जो झोंका अंदर दाखिल हुआ है वो हवा का झोंका नहीं है, बल्कि हवाओं के पहलू में कोई पोशीदा है। अलबत्ता यहाँ मुझे अपनी फ़िक्र लाहिक हो गई। मैंने फ़ौरन ही अपने जहन के दरवाजे बंद कर लिए। अगर कोई जादुई कुव्वत इस वक्त मेरे जहन को टटोल टटोल कर ये मालूम करने की कोशिश करे कि इस दौरान मेरा अमल क्या रहा है या मैं ये सोच रहा हूँ, तो शायद उसे मेरे जहन तक रसाई हासिल ना हो। इस तस्वुर को जहन में बसाकर मैंने आंखें बंद कर लीं और इंतज़ार करने लगा कि कृष्णा कली कुछ करे। अब इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं था कि कृष्णा कली मेरे कमरे में दाखिल हुई है। यह खुशबू बहुत देर तक मुख्तलिफ गोशों में चकराती रही। हल्की हल्की सरसराहटों का एहसास भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कृष्णा कली को मुखातिब करके अपनी इल्मियत का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। अगर उसे ये बात मालूम हो गई कि मैं किसी खास कुव्वत का मालिक हूँ तो वो अपना अमल तेज़ कर देगी और हो सकता है जादू के इस अमल से निमटने की सलाहियत मेरे अंदर उस हद तक मौजूद ना हो जिससे मैं उस पर कामयाबी हासिल कर सकूं। चुनाचे खामोशी ही बेहतर थी। फिर कुछ देर के बाद मुझे यह एहसास हुआ जैसे वो मेरे बिस्तर के सरहाने खड़ी हुई है। बदन में चूंटियाँ सी रेंग रही थीं और एज़ा में अजीब सी कुलबुलाहट पैदा हो रही थी। लेकिन यही लम्हात थे जब मैं खुद को संभाले रख सकता था। कुछ देर के बाद अचानक ही खिड़की बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही वो खुशबू भी गायब हो गई। मैंने गहरी गहरी कई सांसें लीं। साफ मालूम हो रहा था कि कृष्णा कली मेरे कमरे से निकल गई है। हिम्मत करके अपनी जगह से उठा, खिड़की खोलकर बाहर देखा। बूंदें जैसे इंतज़ार ही कर रही हों। हवा का रुख उसी जानिब था। पूरा चेहरा भीग गया और मैंने बौखलाकर खिड़की बंद कर दी। इसके बाद दोबारा खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगर चंद लम्हात भी खिड़की और खुली रहती तो अंदर कमरे में पानी ही पानी हो जाता।
जबकि कृष्णाकली जब से अंदर आई थी बारिश की बूंदें इस तरह अंदर नहीं दाखिल हुई थीं, वरना कम से कम खिड़की के आसपास की ज़मीन ही भीग जाती। अजीब था ये जादू का चक्कर भी। बहरहाल कृष्णाकली के बारे में मुझे ये मालूम हो गया कि वो यहाँ आई थी और हो सकता है उसने यशवंत राय के कमरे का भी दौरा किया हो। ये तस्वुर मेरे लिए अजीबोगरीब था। फ़ौरन ही मैंने खिड़की बंद करने के बाद दरवाजे की जानिब रुख किया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर राहदारी थी, चुनाचे बारिश का यहाँ कोई दखल नहीं था। दबे कदमों चलता हुआ मैं उस कमरे तक पहुँचा जहाँ यशवंत राय और रानी रचना कौर की ख्वाबगाह थी। मध्यम बल्ब रोशन था और अंदर कोई हलचल महसूस नहीं होती थी। दिल चाहा कि किसी रखने से अंदर झांकूं और जायज़ा लूँ कि अंदर की क्या कैफियत है। दोनों सिमत राहदारी का जायज़ा लिया। सुनसान राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी। कोई आहट या सरसराहट नहीं थी। झांकने की जगह कोई और नज़र ना आई तो की होल से आंख लगा दी। और यह भी दिलचस्प बात थी कि की होल ऐन उस बिस्तर के सामने था जो रानी रचना कौर का बिस्तर था। मैंने एक नज़र सामने डाली और इसके बाद मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर वहाँ से पलट पड़ा। वो दोनों पुरसुकून सो रहे थे। पता नहीं कृष्णाकली क्या करती फिर रही थी। यहाँ उसकी खुशबू महसूस नहीं हुई। जबकि मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे यह एहसास हुआ कि वो हल्की हल्की खुशबू अब भी फिज़ा में बाकी है, लेकिन ऐसी नहीं थी कि कृष्णाकली की यहाँ मौजूदगी का शुबा हो सके। रात को कब नींद आई, कैसे नींद आई, ये जहन से निकल चुका था। लेकिन दूसरी सुबह जागा तो बहुत देर हो चुकी थी। दीवार गिर घड़ी सुबह के 10 बजने का ऐलान कर रही थी। हैरानी हुई और ये सोचता रहा कि पता नहीं किसी ने मुझे जगाने की कोशिश की है या नहीं। एक मुलाजमा ने खिड़की से अंदर झांका तो मैं अपनी जगह से उठ गया। मुलाजमा गड़ाब से गर्दन पीछे करके हट गई। गालिबन रचना कौर ही ने हदायत की थी कि जाकर देखूं कि मैं जागा या नहीं। नाश्ते का वक्त तो कभी का निकल चुका था। वैसे बुरा हुआ, देर से नींद आने की वजह से देर तक सोता रहा था। गुस्ल किया। अब देर तो हो ही गई थी, रचना कौर से माजरत कर लेनी पड़ेगी। चंद ही लम्हात के बाद गुस्ल खाने से बाहर निकला तो रचना कौर को अपने कमरे में पाया। होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट और चेहरे पर खिला खिला अंदाज। थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी किया हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो रचना कौर के चेहरे पर अजीब सी शर्माहट फैल गई। कहिए रचना जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत देर से सोए, खैरियत तो है? रात को नींद नहीं आई क्या? हाँ, ऐसा ही हुआ था। कोई याद आता रहा क्या? रचना कौर के लहजे में शौकी थी। बहुत खूब, मैं आपका नया अंदाज देख रहा हूँ रचना जी। रचना ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए। फिर वो कहने लगी, आओ नाश्ता कर लो। महाराज कहाँ हैं? गए हुए हैं। कहाँ? मैं चौंक कर बोला, नहीं, पहले मेरे दिल में भी यही खौफ पैदा हुआ था, लेकिन पता चल गया कि वो कहीं और गए हुए हैं। मगर कहाँ? लाला रतन राय आए हुए हैं, अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे हुए हैं। यशवंत राय के चाचा होते हैं रिश्ते से, उन्होंने बुलाया था। पता चल गया कि मुझे यशवंत राय वहीं उनके पास गए हैं। मैंने गर्दन हिलाई। आओ नाश्ता कर लो। आप लोग तो कर चुके होंगे। हाँ, हैरानी की बात है कि यशवंत राय जी ने दोबारा आपको पूछा। फिर जब नौकरानी ने जाकर यही बताया कि आप सो रही हैं तो वो कहने लगे कि ठीक है, जब उठेंगे तब नाश्ता कर लेंगे। जाते हुए भी ये कह गए थे कि मेहमान से माजरत कर लेना मेरी तरफ से और कहना कि दोपहर के खाने पर उनसे मुलाकात होगी। खूब खूब, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। नाश्ते के कमरे में पहुंचकर हम कुर्सियों पर बैठ गए। रचना कौर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊंगी आखिर रफीक। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ। मैं भी हैरान हूँ। तुम क्यों हैरान हो? इसलिए कि आप हैरान हैं रचना कौर जी, मैंने लफ्ज़ों से खेलते हुए कहा और वो हंस पड़ी। फिर कहने लगी, सोचोगे कि अपने मतलब की बात शुरू कर दी, नाश्ता भी करने नहीं दिया मुझे। नहीं, गुफ्तगू जारी रखें आप। ये यशवंत राय जी को क्या हो गया? मुझे तो यूँ लगता है जैसे तुमने उनका दिमाग पलट दिया हो। कैफियत क्या है? क्या बताऊँ, अब तुमसे कुछ छुपाना भी तो मुनासिब नहीं लगता। पिछले दिन, मेरा मतलब है गुजरी हुई रात से पहले जब वो यहाँ आए थे तो उनका अंदाज बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जूते मारकर कहीं से निकाल दिया हो और बुझे बुझे से घर आ गए हों। आए और बिस्तर पर लेटकर सो गए। मुझसे एक बात भी नहीं की। लेकिन आज तो वो पूरा दिन, मेरा मतलब है गुजरे हुए दिन की बात कर रही हूँ, पूरा दिन वो यहाँ रहे और मुझसे बातें करते रहे। जब गए भी तो थोड़ी देर के बाद वापस आ गए और फिर मुझसे बहुत सी पुरानी बातें की। यकीन करो, उनका वही अंदाज वापस आ गया है जो पहले हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं आकिल रफ़ीक, और मुझे यशवंत राय जी से कोई शिकायत नहीं थी उस समय तक, जब तक कि कृष्णाकली हमारे बीच में नहीं आई थी। मगर ये सब हुआ कैसे? आखिर ये सब हुआ कैसे? और पिछली रात जो उन्होंने यहाँ गुजारी है तो यूँ लगता है जैसे बरसों के बाद उन्हें भूला हुआ घर याद आया हो।
मैं उन्हें नहीं समझ पा रही। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा और मैंने थोड़ी देर के बाद रचना कौर को देखते हुए कहा, रचना कौर, आप खुश हैं? ऐसी वैसी खुश? तुम क्या समझते हो? तुमने मेरे किरदार में कहीं कोई खराबी देखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पतिव्रता हूँ और पति की पूजा ही अपना धर्म समझती हूँ, मगर क्या करती। अब तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? क्या तुमने उन्हें कोई हुक्म दिया है? हाँ रचना कौर, छोटी सी बात है, मगर तुमसे तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। कल जब मैं सैर करने के लिए निकला तो महाराज यशवंत राय जी के आदमियों ने एक ऐसे इलाके में मुझ पर बंदूकें निकाल ली जिनके बारे में मैं नहीं जानता था। शायद तुम्हें इल्म हो। धर्म नगरी के जनूबी इलाके में एक पुरानी सी बोसीदा इमारत है। हाँ, काली कोठी। काली कोठी के नाम से पुकारी जाती है वो। बुर्जियाँ बनी हुई हैं, उसके ऊपर 8 बुर्जियाँ हैं। बिल्कुल वही, उसी इमारत की बात कर रहा हूँ। वो हमारे पुरखों की इमारत है, मगर अब खाली पड़ी हुई है। बस एक चौकीदार रहता है वहाँ। कभी कभी जब यहाँ से जी उकताता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। मगर तुम क्या कह रहे थे? बंदूक बरदारों ने? हाँ, उन्होंने मेरी गर्दन पर बंदूकें रखकर मुझे यशवंत राय महाराज के पास पहुँचाया और यशवंत राय महाराज मुझसे यह पूछने लगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और कब जाऊँगा। सूरत हाल जब हद से ज़्यादा बिगड़ी तो फिर मैंने यशवंत राय को ही अपनी आंखों के जाल में फांस लिया और इसके बाद ही उन्हें ये तमाम हदायतें दे डाली। रचना कौर का चेहरा उतर गया। वो उदास निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, गोया इसका मतलब है कि वो असल में वापस नहीं आए बल्कि तुम्हारी हदायत पर अमल कर रही हैं। ये एक तजुर्बा है रचना कौर। तुमने तो धर्मपत्नी होने के नाते उनके जहन पर काबू नहीं जमाया और ये सोचती नहीं कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। तुम्हारी ये सोच अपनी जगह थी, लेकिन मैंने ये तजुर्बा कर ही डाला उन पर। अभी तक तो ये तजुर्बा दुरुस्त जा रहा है। मैंने अब ये देखना है कि कृष्णा कली का जादू उन पर किस तरह असरअंदाज होता है। अगर वो कृष्णा कली के जाल से अब तक बचे हुए हैं और आइंदा भी बच जाएं तो समझ लो कि हमारा काम तो हो गया। कृष्णा कली अपनी मौत खुद ही मर जाएगी, लेकिन यशवंत राय पर उसका जादू दोबारा नहीं चलना चाहिए। रचना कौर उदास लहजे में बोली, कौन कह सकता है, बल्कि ये बात तो मेरे लिए और भी दुख भरी है। एक बार वापस आने के बाद अगर वो दोबारा मुझसे दूर हो गए तो आखिर रफीक मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। रचना कौर की आंखों में आंसू आ गए। सुनो रचना कौर, मैं अभी मायूस नहीं हूँ और तुमसे भी यही कहता हूँ कि मायूसी का शिकार मत हो। जो खुशी तुम्हें हासिल हुई है उसे पूरी तरह इस्तेमाल करो। हो सकता है कृष्णा कली अपनी किसी कोशिश में कामयाब ना होने पाए। वैसे मैं देखूंगा वो किस हद तक अपना जादू हम लोगों पर आजमाती है। यशवंत राय की बात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब यूं समझ लो कि मामला बराह रास्त हम तक आ पहुंचा है। मैं तुम्हें कुछ हदायत देता हूं जिन पर अमल कर लो। मसलन ये कि कृष्णा कली अगर तुम पर अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो अपने आप को हदायत करो कि तुम उसके जादू के असर में नहीं आओगी या तुम्हारा जहन उसके सामने नहीं खुलेगा। ये एक ऐसा अमल है रचना कौर जी जिसे इख्तियार करके तुम अपने आप को उसके जादू से महफूज रख सकती हो। रचना कौर हैरानी से मेरी सूरत देखने लगी, फिर बोली, लानत है मुझ पर, बस अपने आप पर नाज ही करती रही। और जब मुझे ये पता चला कि मैं शबलीस हूँ तो ना जाने कितनी खुशी हुई मुझे। लेकिन अब ये अंदाज़ा होता है कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ, बेकार हूँ और यह कुव्वत मेरी बजाय किसी और शख्सियत को हासिल होनी चाहिए थी जो इससे कोई फ़ायदा तो उठाती। जो कुछ मैं कह रहा हूँ रचना कौर जी, उस पर अमल करके अपने आप को उसके असर से निकाल लो, वरना यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारे जहन में दाखिल होकर मेरे बारे में भी मालूमात हासिल कर ले। तो फिर मेरी मदद करो, यशवंत राय जी के आने से पहले मेरी मदद करो। मैंने गर्दन हिला दी। इसके बाद मैं रचना कौर को एक तन्हा कमरे में ले गया और उसे वो तरीकाकार सिखाने लगा जिससे वो अपने जहन को महफूज रख सकती थी। बहुत देर तक मैं उसे इसकी मश्क कराता रहा। फिर बाहर से जब ये इत्तला मिली कि यशवंत राय जी वापस आ गई हैं तो मैंने ये सिलसिला तर्क कर दिया। लेकिन अब रचना कौर किसी हद तक मुतमईन हो गई थी।